एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने एशिया महाद्वीप के वनस्पति के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने एशिया महाद्वीप की वनस्पति को 7 भागों में विभक्त किया था, जिसमें हमारे ये है जिसमें पहली थी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, तीसरी शीतोष्ण मानसूनी वन, चौथी हमारी सवाना घास के मैदान है, पांचवें कोणधारी वन, और छठवां है मृस्थल वनस्पति और सातवीं पर्वतीय वनस्पति। जिसमें हमने शुरू के तो 3 वनस्पति है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हमारे जो चौथी प्रकार की वनस्पति है जो सवाना जो घास के मैदान है उनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाना, ठीक है। एशिया महाद्वीप के जो सवाना घास के जो मैदान है उनका विस्तार हम देखें। सबसे पहले हम इनका विस्तार देखते हैं। तो इनका विस्तार देखिए, एशिया महाद्वीप में मुख्यतः जो मध्य एशिया में है, ठीक है, मध्य एशिया में इस स्थान पर अपनी 4 नंबर की जो वनस्पति है घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो एशिया महाद्वीप के मध्य में है, ठीक है। मध्य एशिया में घास के मैदान पाए जाते हैं। इनके अलावा हम इनका विस्तार देखें, इनके क्षेत्र देखें कि कौन कौन से क्षेत्रों में इस घास के मैदानों का विस्तार है। तो देखिए, मध्य एशिया में मंगोलिया, कजाकिस्तान और किर्गिज प्रदेश, मंगोलिया, कजाकिस्तान और किर्गिज प्रदेश, इन प्रदेशों में घास के मैदानों का विस्तार है, ठीक है, जो ये एशिया के बिल्कुल मध्य में स्थित है। और इन घास के मैदानों की हम बात करें तो यहाँ पे जो गर्मियों के दिनों में यह जो घास है वो बिल्कुल गर्मी से झुलस जाती है। इसलिए यहाँ जो इसी घास के मैदानों में जो मध्य एशिया की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं जैसे कजाक है, किर्गिज है, इन जनजातियों के द्वारा ये जो घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं इनके द्वारा सर्दियों के दिनों में यहाँ पे पशुओं को पशुचारण करवाया जाता है, ठीक है। और सर्दियों के दिनों में जब गर्मियाँ आती है तो यहाँ पे ये घास झुलस जाती है, तब ये घुमक्कड़ जाते हैं वापस अपने पहाड़ों पर, पर्वतों के घाटी में चले जाते हैं, ठीक है। और गर्मियों में जब वहाँ पर जब बर्फबारी होती है तो ये घास के मैदानों में अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये जो घास के मैदान है वो जिनका कोई महत्व नहीं है, केवल इनका इतना ही महत्व है कि यहाँ पे पशुचारण करवाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखें तो जो एशिया की जो घास के मैदान है उनको स्टेपी नाम से जाना जाता है, स्टेपी, ठीक है। एशिया की जो घास के मैदान है उनको स्टेपी कहा जाता है। जैसे विश्व के हम देखें तो अन्य जो घास के मैदान है जैसे उत्तरी अमेरिका को प्रेरी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो डाउन्स कहा जाता है। इस प्रकार से घास के मैदानों के विश्व में अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग नाम हैं। तो एशिया में घास के मैदानों के नाम को हम स्टेपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे घुमक्कड़ जातियाँ हैं उनके द्वारा पशुचारण करवाया जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी सवाना घास के मैदान। उसके बाद हम देखिए हमारी अगली प्रकार की जो वनस्पति है वो है कोणधारी वन। कोणधारी वन, तो कोणधारी वनों का विस्तार देखिए। जो हमारे मध्य एशिया में जो घास के मैदान है, इन घास के मैदान में के उत्तर में इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में हमारे ये पूरा क्षेत्र है, घास के मैदानों के उत्तर का पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमारे कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। इन वनों को टेगा वन भी कहा जाता है। ये जो वन है कोणधारी वन है, इनको टेगा वन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हम इसका विस्तार देखें कि टेगा वनों का या फिर कोणधारी वनों का जो विस्तार है एशिया के किन किन क्षेत्रों में है। तो देखिए इसमें एशिया के उत्तर पूर्वी भाग में अर्थात उत्तरी चीन, ठीक है, उत्तर दक्षिणी कोरिया, उत्तरी चीन, उत्तर दक्षिणी कोरिया, ठीक है, उत्तर दक्षिणी कोरिया। उसके बाद है जापान के क्षेत्रों में उत्तरी जापान,
इन क्षेत्रों में कोणधारी वनों का विस्तार है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तरी चीन है, ये यहाँ पे चीन का उत्तरी भाग है। ठीक है, और जापान का भी उत्तरी भाग है, और उत्तरी दक्षिणी कोरिया, इन क्षेत्रों में ये कोणधारी वन है, इनका विस्तार पाया जाता है। इनको टेगा वन भी कहा जाता है। उसके बाद हम इनकी विशेषताएं देखिए कि इन वनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, ये जो टेगा वन है, ठीक है, इनकी वनों की जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल नुकीली होती है, पत्तियाँ नुकीली। ठीक है, इनकी पत्तियाँ नुकीली होती है, और इनका जो तना होता है वो चिकना होता है, तना इनका चिकना होता है। और इनका आर्थिक महत्व भी अधिक है, क्योंकि इनके द्वारा जो कागज है, कागज बनाने की जो लुगदी है वो इन वनों के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। ठीक है, कागज या फिर और इसके अलावा प्लाईवुड, प्लाईवुड में भी यह जो वनस्पति है वो बहुत अधिक काम में आती है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी कोणधारी वन या फिर टेगा वन। टेगा वनों का हमने विस्तार देखा कि एशिया महाद्वीप में टेगा वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि एशिया महाद्वीप में जो मध्य में जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों के उत्तर में अर्थात उत्तरी चीन, उत्तरी जापान और उत्तर दक्षिणी कोरिया में ये जो टेगा वनस्पति है वो पाई जाती है। उसके अलावा हम इनकी विशेषताएं के बारे में हम देखें तो इनकी जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल नुकीली होती है, बिल्कुल सुई के समान। उनकी पत्तियों का जो अगला कोना होता है वो निडल के समान तीखा होता है, वो नुकीला होता है। ठीक है, और इनका तना चिकना होता है। इनका जो महत्व है वो कागज बनाने की जो लुगदी होती है उसमें इनका उपयोग किया जाता है, और प्लाईवुड में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये है हमारी टेगा वनस्पति। अब इसमें देखिए हम इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए इन वनों में फर, स्प्रूस, ठीक है, उसके अलावा है लार्च, चीड़, ठीक है, और सीडर, ये वन इन वनस्पति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कोणधारी वन। उसके बाद हमारी अगली जो वनस्पति है वो है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति। अब देखिए ये जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो एशिया महाद्वीप के इन क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा बहुत कम होती है। जैसे तापमान देखें तो तापमान लगभग 45 डिग्री से ऊपर होता है, और वर्षा का औसत इस तरह हम देखें तो 10 डिग्री से नीचे होता है। ठीक है, ऐसे गर्म मरुस्थलों में, एशिया के जो गर्म मरुस्थल है उन मरुस्थलों में ये मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे आप देख लीजिए एशिया महाद्वीप में हम देखें इनका विस्तार, तो ये जो मुख्यतः हमारा जो थार का मरुस्थल है उस थार के मरुस्थल में ये वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और हम इसका विस्तार देखें किन किन देशों में है। तो जैसे पश्चिमी भारत देख लीजिए, पश्चिमी भारत जिसमें थार का मरुस्थल का पूरा विस्तार है। ठीक है, उसके अलावा भी हम देखें इसको तो कुछ पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। ठीक है, मतलब थार के मरुस्थल में यह वनस्पति है, इस वनस्पति का विस्तार है थार के मरुस्थल में। ठीक है, जहाँ पर हम देखें तापमान कम, तापमान अधिक और वर्षा कम, जहाँ वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में ये मरुस्थलीय वनस्पति है वो पाई जाती है। इसके अलावा हम इस वनस्पति की विशेषता देखें तो इनकी जो पत्तियाँ हैं जो वो कांटेदार होती है, पत्तियाँ कांटेदार होती है। ठीक है, और इनकी जड़ें और गद्दीदार होती है, लुगदीदार होती है। ठीक है, और इनकी जो जड़ें गहरी होती है। ठीक है, ये इस प्रकार की वनस्पति की विशेषता है कि ये पत्तियाँ इसमें कांटेदार होती है। जैसे नागफली है, नागफली की जो पत्ते हैं वो कांटे लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, और जिसकी पत्ती लुगदीदार होती है, और बाकी इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर तक गहरी होती है। और इसमें हम वनस्पति देखिए कौन कौन सी वनस्पति इनमें पाई जाती है। तो जैसे नागफनी है,
कैक्टस है, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ, ठीक है, बबूल, खेजड़ी, ये वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मरुस्थलीय वनस्पति। एशिया महाद्वीप में हम इस वनस्पति का विस्तार देखें तो ये मुख्यतः थार के मरुस्थल में इस वनस्पति का विस्तार पाया जाता है, जो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। उसके बाद हम देखें कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, इन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। और इस प्रकार की वनस्पति में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं हमें, जिसमें नागफनी है, कैक्टस है, कंटीली झाड़ियाँ, बबूल और खिजड़ी। और इन वृक्षों की या फिर इन पौधों की जो विशेषता होती है कि ये इनकी पत्तियाँ बहुत नुकीली होती है और ये गुद्दीदार होती है, बाकी इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये है हमारी मरुस्थलीय वनस्पति। और उससे हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो लास्ट वनस्पति है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति, देखिए हम पर्वतीय वनस्पति के बारे में हम देखें तो इसमें देखिए जैसे जैसे हम पर्वतों में हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वहाँ की जलवायु में परिवर्तन आता है, और जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ यहाँ की वनस्पति में भी परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वतों की निचली घाटी है, वहाँ पे तापमान अधिक है तो वहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति हमें मिलेगी, ठीक है। हमें शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाएगी। उसके बाद हम पर्वतों में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी, और वैसे वैसे वनस्पति में भी कमी है, वनस्पति में परिवर्तन आएगा। और वहाँ पे ऊंचाई की ओर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें शीत जो कटिबंधीय वनस्पति है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि जो पर्वतों की जो ऊपरी चोटियाँ होती है, उन पर्वत की ऊपरी चोटियों में बिल्कुल जहाँ पर बर्फ़ का जमाव होता है उन क्षेत्रों में तो बिल्कुल वनस्पति का बहुत नगण्य बिल्कुल अभाव पाया जाता है, ठीक है। वनस्पति का उन पे पर्वतों की ऊपरी चोटियों में वनस्पति का हमें अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। हम पर्वतीय वनस्पति के बारे में हम देखें तो देख लीजिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर तो हमें मिलेगी शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। 1000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विस्तार है। उससे ऊपर हम बढ़ेंगे तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर हम देखते हैं शीत कटिबंधीय वनस्पति का विस्तार हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनस्पति का जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गई हमारी पर्वतीय वनस्पति। और आज के वीडियो में हमने जो एशिया महाद्वीप जो सभी वनस्पति थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, और आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।